नमस्कार। 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1, उसका हम पहला अध्याय कर रहे हैं और अध्याय का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। अब तक हम इसके 4 भाग कर चुके हैं, 4 पार्ट्स कर चुके हैं। आज इसका 5वां और अंतिम पार्ट्स करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर पहले चौथे वाले पार्ट्स की बात करें तो उसमें हमने जाना था कि 1794 में रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद वहाँ जो सत्ता थी या जो सरकार थी वो मध्यम वर्ग के जो अमीर लोग थे उनके हाथों में आ गई। लेकिन वे सरकार को ठीक प्रकार से नहीं चला पाई और इस ऐसी स्थिति में वहाँ राजनीतिक अस्त व्यस्तता फैल गई और एक नई व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिला जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस भाग 5 में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में क्या योगदान है। नेपोलियन बोनापार्ट, चित्र देख रहे हैं आप, ये नेपोलियन बोनापार्ट है। ये भी उन्हीं का ही चित्र है, घोड़े पर सवार बहादुर व्यक्ति थे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में फ्रांस के शहर एजेक्सियो में हुआ था। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 1769 में फ्रांस के शहर एजेक्सियो में हुआ था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रांस के राजा के राज दरबार में ऊंचे पद पर थे। तो यानी कि दरबार में वो किसी ऊंचे पद पर थे। अतः अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। ये नहीं है कि गरीब व्यक्ति थे, क्योंकि पिताजी हैं वो राज दरबार में ऊंचे पद पर थे, तो अच्छी शिक्षा दीक्षा उनको प्राप्त हुई थी। एजेक्सियो में 1769 में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का जो नाम था वो कार्लो बोनापार्ट था। 1785 में जब नेपोलियन 16 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः वे पेरिस छोड़कर वापस अपने शहर चले गए। फ्रांस की क्रांति जो 1779 में से शुरू होकर 1799 तक चली, नेपोलियन को जब फ्रांस के विद्रोह के बारे में पता चला तो वह फौरन अपने शहर को छोड़कर फ्रांस आ गया और विद्रोहियों की एक टुकड़ी के साथ जुड़ गया, जो फ्रांस की जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, जिनको हम विद्रोही कहते हैं, क्योंकि वो विद्रोह कर रहे थे राजा के खिलाफ। तो विद्रोहियों की एक टुकड़ी के साथ जुड़ गया। जल्द ही वह अपनी प्रतिभा के बल पर इस विद्रोही टुकड़ी का कमांडर बन गया, क्योंकि पढ़ा लिखा था, बहादुर था, तो जल्द ही वो इस विद्रोही टुकड़ी का कमांडर बन गया। 1793 में इंग्लैंड की सेनाओं ने फ्रांस के शहर टाउलून पर कब्जा कर लिया था। नेपोलियन को सेना की एक टुकड़ी का कमांडर बनाकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह किसी भी तरह से अंग्रेजों को शहर से बाहर निकाल दे। 1793 की बात है, जब इंग्लैंड की सेनाओं ने फ्रांस के शहर टाउलून पर कब्जा कर लिया तो नेपोलियन को कमांडर बनाया गया एक टुकड़ी का, उसको जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वो अंग्रेजों को टाउलून शहर से बाहर निकाल दे। नेपोलियन ने बड़ी चतुराई से अंग्रेजों को शहर से बाहर निकाल दिया। नेपोलियन की इस सफलता से फ्रांस के बड़े नेता प्रभावित हुए और उन्होंने 24 साल की उम्र में ही उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया। एक बड़े जो सेना का जो सबसे बड़ा ओहदा होता है, काफ़ी बड़ा पद होता है, वो बना दिया ब्रिगेडियर जनरल। 1796 में उसे इटली में लड़ रही फ्रांस की सेनाओं की कमान सौंपी गई। जब नेपोलियन बोनापार्ट इटली पहुंचा तो वहां फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेनाओं से बुरी तरह से हार गई थी। इटली में जो लड़ रही थी फ्रांस की सेना, तो उनकी कमान सौंपी गई। तो जब वो वहां पहुंचा तो जो फ्रांस की सेनाएं थी वो ऑस्ट्रिया की सेनाओं से बुरी तरह से हार रही थी। नेपोलियन ने इटली आकर फ्रांस की सेनाओं को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित किया, संगठित किया उनको, सबसे पहले बात यह है, और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को इटली से खदेड़ दिया। इस जीत से नेपोलियन फ्रांस के लोगों की नज़र में हीरो बन गया। पहले भी जीत गया था,
लेकिन जब उनको इटली में, तो ऑस्ट्रिया की जो सेनाएं थी उनको उन्होंने अपनी सेना को अच्छी प्रकार से संगठित किया और वहाँ से इटली की सेनाओं को खदेड़ दिया। तो इससे जो नेपोलियन था वो फ्रांस के लोगों की नज़र में हीरो बन गया। 1799 में नेपोलियन को खबर मिली कि राजधानी पेरिस में राजनीतिक हालात ठीक नहीं। यह खबर सुनते ही नेपोलियन पेरिस आ गया, जो फ्रांस का शहर था, ये फ्रांस की राजधानी। पेरिस आकर उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फ्रांस में नई सरकार की स्थापना की और खुद को उसका मुखिया घोषित कर दिया। ये 1799 की बात है कि जब उनको पता लगा कि राजधानी जो पेरिस है उसमें राजनीतिक हालात ठीक नहीं है, तो ये खबर सुनते ही जो नेपोलियन था पेरिस आ गया और उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नई सरकार की स्थापना की फ्रांस में और खुद उसका मुखिया घोषित हो गया। इसके बाद यानी कि 1799 में वो फ्रांस का मुखिया बना। इसके बाद वह फ्रांस का तानाशाह बन गया। 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार एक छोटा सा व्यक्ति, कोई ज़्यादा बड़ा पद भी नहीं था लेकिन बहादुर था, मौके मिलते रहे, जिस मौक़ों का उसने फ़ायदा उठाया और 1799 में मुखिया घोषित किया और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े कुल में पैदा हो, आप में बहादुरी होनी चाहिए और आपको अवसर मिलने चाहिए, तो आप सम्राट के पद तक पहुंच सकते हैं। 1805 से 1811 तक नेपोलियन ने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया, जो लगभग पूरे यूरोप में फैल गया। जो दूसरा उसका सबसे बड़ा मुख्य काम था वो था फ्रांस को फैलाना, फ्रांस का साम्राज्य विस्तार करना। तो अपने साम्राज्य के विस्तार किया और पूरे यूरोप में एक बार तो उनका साम्राज्य फैल गया। 1811 में फ्रांसीसी साम्राज्य अपने शिखर पर था, मैंने इतनी दूर तक फैला हुआ था, एक बड़ा लंबा कस्बा उसने पर काबू कर लिया था, यानी कि पूरे यूरोप पर उसका अधिकार था। तो 1811 में फ्रांसीसी साम्राज्य अपने शिखर पर था। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का निर्णय लिया। वह 5.5 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर रूस की तरफ चल पड़ा। तो 1812 में उसने सोचा कि रूस पर भी कब्जा किया जाए, तो 5.5 लाख सैनिकों की एक बड़ी सेना लेकर वो रूस की तरफ चल पड़ा। लेकिन भयंकर सर्दी होने के कारण उसके बहुत सारे सैनिक रूस पहुंचने से पहले ही मर गए। सर्दी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यूरोप है, ठंडा मुल्क है, तो ज़्यादा सर्दी होने के कारण उसके बहुत सारे सैनिक रूस पहुंचने से पहले ही मर गए। हालांकि नेपोलियन की सेना रूस को हरा देती है, जब रूस पहुंचते हैं तो लड़ाई होती है और लड़ाई में जो रूस की सेना जो है वो हार जाती है। लेकिन जब वह रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं तो वहाँ ज़बरदस्त आग लग जाती है, जिसमें खाने पीने का सारा सामान जल जाता है। इससे सेना भूखमरी का शिकार हो जाती है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं वो रूस की राजधानी में मॉस्को में, तो आग लग जाती है, जिसके कारण खाने पीने का जो सामान है वो सारा नष्ट हो जाता है। और जब खाने पीने का सामान ही नहीं रहा तो सेना के जो सामने हैं वो भूखे मरने का प्रश्न पैदा हो जाता है, जिससे सेना जो है भूखमरी का शिकार हो जाती है। सेना वापस फ्रांस भी नहीं आ सकती थी क्योंकि सर्दी का मौसम दोबारा शुरू हो गया और पहले आप देख चुके हैं कि जब वो गया था तो उसके बहुत सारे सैनिक मर चुके थे, तो उनको गर्मियों का इंतजार करना था। सर्दी खत्म होने के बाद जब नेपोलियन अपनी सेना के साथ फ्रांस वापस लौटे तो रूस की भूखमरी तथा रास्ते की थकावट के कारण 5.5 लाख सैनिकों में से केवल 1 लाख सैनिक ही जिंदा बचे थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी सेना की हानि हुई थी। 5.5 लाख सैनिकों के साथ गया था, लेकिन लड़ाई में आने जाने की मुश्किलों में सिर्फ 1 लाख सैनिक ही वापस फ्रांस आए थे। जब नेपोलियन फ्रांस पहुंचता है तो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल चुकी होती हैं। रूस पर आक्रमण करने के बाद जब वापस फ्रांस आता है तब तक राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल चुकी होती हैं। उसके विरोधी देश अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं। जहाँ जहाँ पर उसने शासन किया था, पूरे यूरोप पर उसने कब्जा कर लिया था, तो सारे के सारे उसके विरोधी हो गए थे वो यूरोप के देश। तो उसके जो विरोधी देश हैं वो अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं। 18 जून 1815 को ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और हंगरी अपनी संयुक्त सेना लेकर नेपोलियन पर हमला कर देते हैं।
1815 में सभी देश जिन पर उसने अधिकार कर लिया था, फिर चाहे वो ब्रिटेन था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर हंगरी था, अपनी एक बड़ी सेना बनाते हैं, संयुक्त सेना, और नेपोलियन पर हमला कर देते हैं। यह युद्ध वाटरलू शहर में लड़ा गया था। यह युद्ध वाटरलू शहर में लड़ा गया था, इसलिए इसे वाटरलू का युद्ध कहते हैं, क्योंकि वाटरलू शहर में लड़ा गया था जो 1815 में युद्ध हुआ था, इसलिए उसे वाटरलू का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है और वह आत्मसमर्पण कर देता है। यहाँ पर उसकी भयानक हार होती है और वह आत्मसमर्पण कर देता है। वाटरलू का युद्ध कई बार आ जाता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। आप देख रहे हैं, अगर आप अच्छी तरह से आप देखो इस नक्शे को दोबारा, फिर है ये फ्रांस है। इस फ्रांस में ये जो है ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है और ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है। इसमें आपको अलग से हम फिर आपको तभी पता लगेगा कि वाटरलू जो जगह थी वो कहाँ थी। ये फ्रांस है, ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख गया आपको। ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है और ये छोटा सा जो है वो लग्जमबर्ग है। तो इसके बाद हम एक और मैप देखते हैं, इसमें जरा ध्यान से देखो। अगर आप इसको देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये जर्मनी है, इधर ये लग्जमबर्ग आया था। तो ये अगर आप देख रहे हैं, ये फ्रांस, इधर जो सारा का सारा फ्रांस है, और ये जो है बेल्जियम में ये जगह है जहां पर वाटरलू का युद्ध हुआ था। दोबारा फिर आपको दिखा रहे हैं, ये फ्रांस है सारा का सारा, और ये फ्रांस के पास ही बेल्जियम है। तो जो वाटरलू जो जगह है, कई बार होता है कि वाटरलू है कहाँ था, उसको देखने के लिए वो बेल्जियम में है। ये जो ऊपर वाला बेल्जियम है, दोबारा फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये बेल्जियम है सारा का सारा जो फ्रांस के पास लगता था। और उसमें जहाँ पर वो युद्ध हुआ था वो हम उसको कह सकते हैं वाटरलू। ये जगह है जहाँ पर वाटरलू का युद्ध हुआ था। दोबारा फिर इसको क्लियर करके देख रहे हैं, बेल्जियम में ये वाटरलू है, नीचे फ्रांस है और ये वाटरलू का जहाँ पर युद्ध हुआ था। ये युद्ध की कुछ तस्वीरें हैं, जिस तरह से भयानक युद्ध हुआ, कई देशों की संयुक्त सेना बनी जो नेपोलियन के विरुद्ध लड़ी। उस युद्ध में नेपोलियन हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जब आत्मसमर्पण कर लेता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। 1821 में पेट का कैंसर होने के कारण जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार नेपोलियन एक बहादुर व्यक्ति 1821 में पेट का कैंसर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन कहा करता था, कई ऐसी बातें हैं जो प्रेरणा देती हैं, उसके जो वचन हैं, कहा करता था, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। दूसरों से उम्मीद करना कि वो अच्छे से करेंगे नहीं है। अगर आप अच्छे से चाहते हैं तो आपको वो चीज़ खुद करनी पड़े। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों के शब्दकोश में पाया जाता है। वो कहता था कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बेवकूफ़ हैं, उन्हीं की डिक्शनरी में ये शब्द पाया जाता है। अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है। अगर आप काबिल हैं, योग्य हैं, उसके लिए ज़रूरी है अवसर भी मिलना चाहिए। अगर आपको अवसर नहीं मिला है तो जो आपकी काबिलियत है वो कोई मायने नहीं रखती। सारे धर्म इंसानों द्वारा बनाए गए, तो धर्म जो है भगवान ने नहीं बनाया है, इसलिए वो धर्म को नहीं ज़्यादा मानता था। जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सारे के सारे इंसानों ने बनाए। धन्यवाद।